बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2 देखेंगे आज। पार्ट 1 में बच्चों हमने इससे पहले के ये टॉपिक सब कवर कर लिए थे। यहाँ आपको ये नोट्स भी दिख रहे हैं। इन नोट्स की पीडीएफ का लिंक और प्रीवियस वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बच्चों ये है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, किसी एक पॉइंट पर कई चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है, किसी एक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड की है। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके तब फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम इनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं तो हम वेक्टर्स के रूल लगाते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर हम अलजेब्रिक सम लेंगे। जैसे यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए वेक्टर सम लेते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ऐसे हम यहाँ पर अलजेब्रिक सम लेंगे। जैसे ये मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3 लिए हुए हैं, इन सभी चार्जेस की वजह से यहाँ P पॉइंट पर बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम Q1 की वजह से देखेंगे P पर कितना पोटेंशियल, फिर Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ये सारे पोटेंशियल ऐड कर दिए हैं। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का? KQ/R। Q1 चार्ज है, डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर Q1/R1 ये आ जाएगा। Q1 चार्ज की वजह से सपोज ये V1 है, ऐसे ही फिर हम V2, V3 ये निकाल लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे तो K कॉमन आ गया, आप देख सकते हैं। और बाकी ये Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 ये सब ब्रैकेट में आ गए हैं। यहाँ अलजेब्रिक सम की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर भी हम ये पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर हम उसको विद साइन ऐसे लेंगे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो बस इस तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। तो ये काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको V इज इक्वल टू KQ/R फॉर्मूले से सभी चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकाल कर और उनको विद साइन ऐड कर देना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब शेल तो आपको पता ही है, शेल का मतलब कि हॉलो स्फीयर है ये, है ना, यहाँ हॉलो स्पेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, तो मान लेते हैं कि इस पर कोई भी चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ये शेल, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब ये हॉलो है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड द स्फीयर चार्ज जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ठीक है ना। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इनसाइड द शेल पोटेंशियल जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे? अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो इसको हमने जीरो रख दिया। जीरो इज इक्वल टू माइनस dV/dr मीन्स V का R के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो है। अब डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, मींस V यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये V की वैल्यू स्फीयर के अंदर थ्रू आउट द शेल ये कांस्टेंट रहेगी, मींस सभी जगह V की वैल्यू सेम रहेगी, इस पूरे में V की वैल्यू सेम रहेगी। और ये V कितना होगा? जितना कि सरफेस पर है, तो सरफेस पर जितनी V की वैल्यू है वही इनसाइड द स्फीयर भी रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, किसी भी हॉलो स्फीयर में या किसी शेल में Q जीरो होता है, E जीरो होता है, V कांस्टेंट होता है। इसको हम हमेशा याद रखेंगे कि V की वैल्यू जो सरफेस पर है वही इनसाइड द शेल होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है V इज इक्वल टू KQ/R, और ये R जो है ये रेडियस है इस स्फीयर की, यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में भी। तो जो सरफेस पर है वही इनसाइड द शेल है। आउटसाइड द शेल, जब आउटसाइड की बात करेंगे तो फिर ये स्फीयर जो है बच्चों ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर भी, KQ/R आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड हम ये मान के चलेंगे कि जो चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पर, इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो कोई भी सरफेस अगर इस तरह की है कि उसके
सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस विद a constant value of potential at all the points of surface is called equipotential surface। ये देख लेते हैं। अभी वहां पर फॉर्मूला देखा था आपने, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। फॉर कांस्टेंट आर द वैल्यू ऑफ V इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके अराउंड जितने भी ऐसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में स्फीयर्स हैं। तो जैसे ये एक डिस्टेंस है r, तो अब ये सारी डिस्टेंस r हैं, तो मीन्स सेम डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसे ही इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। इन दोनों में आपस में अलग अलग रहेगा, जैसे इस पर V1 है और इस पर V2 है, लेकिन इस पूरी सरफेस पर V2 और इस पूरी सरफेस पर V1, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। यहाँ आगे अब यही दिया हुआ है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए अभी जैसे हमने ड्रॉ किया ना कि ये क्यू चार्ज है यहाँ सेंटर में, तो ये हैं कॉन्सेंट्रिक, ऐसे ये स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सब स्फीयर्स जो हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और इन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, तो जैसे हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बिल्कुल ऐसे ही ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सर्कल्स हैं ये हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर शेप में होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको समझ आ गया होगा। लाइन चार्ज मीन्स जैसे कोई वायर लाइक चार्ज हो, कि किसी वायर पर चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ये यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, मान लिया इस पर ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। तो अब किसी लाइन चार्ज के लिए इसको सिमेट्रिकली कवर करना है, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, इससे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए ये बन जाएगा सिलेंड्रिकल शेप में, ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। तो कोई लाइन चार्ज है अगर, तो उस लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये एक सिलेंडर बना लिया है, ऐसे हम यहाँ पर और ये सब बना सकते हैं। इसी तरीके से इससे और बड़े भी सिलेंडर्स बन सकते हैं। तो ये कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। और यहाँ आपको दिख ही रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ की हुई हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होंगी। और यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब प्लेन शीट के लिए बच्चों, जैसे ये एक यहाँ पर ली हुई है ना, ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ये, इस पर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन सभी चार्जेस से ये बाहर की तरफ, यहाँ जैसे आपको दिख रही हैं ये लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज शीट के लिए, जैसे ये शीट है, इसके पैरेलल इमेजिनरी प्लेन्स होंगे, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये इमेजिनरी प्लेन्स हैं। इन प्लेन्स पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम रहेगा, V पोटेंशियल ही रहेगा सारे में। और इससे आगे फिर ऐसे ही ये कहीं पर भी हम कितने भी ये प्लेन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब इस पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होंगे, ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इन प्लेन से, तो ये जो सरफेसेस हैं ये पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं कि V कांस्टेंट है इस सरफेस पे। किसी डायपोल के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, किसी डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये है प्लस चार्ज, यहाँ है ये माइनस चार्ज, तो ये डायपोल है, एक दूसरे पे ये चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे हैं सपोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपको ये दिख रही होंगी पिंक कलर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही हैं। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में बच्चों आपको ये नोटिस हो रहा होगा कि इस साइड आप देखिए ये पास पास हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इस साइड आते आते ये वाइडर हो जाती हैं, मींस दोनों चार्जेस के ये जो मिड पोर्शन है इसमें आपको दिख रही होंगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाती हैं तो ये वाइड होती चली जाती हैं, ये यहाँ वाइड होती चली जाती हैं। तो ये यहाँ इन दोनों के बीच में फील्ड ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कि ये दोनों पास पास हैं। इस साइड ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ये वाइडर हो गई लाइंस। तो डायपोल के लिए इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होता है। ये ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं, कभी भी आ जाता है ऐसे कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डायपोल, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर लाइन चार्ज, या फिर फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स या तो प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस, दोनों के लिए सेम तरीके से
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ होंगी। बस डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ ये रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये लाइन वाइडर है, तो ये रिपल्शन शो कर रही हैं, और इधर की साइड ये लाइन क्लोजर होती हैं बाहर की तरफ। अब इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर ये अट्रैक्शन है तो क्लोजर लाइन है, इधर ये यहाँ पर ये वाइडर हो जाती हैं, और जब रिपल्शन है तो यहाँ पर लाइन वाइडर है और दूसरी साइड ये लाइन आपको यहाँ क्लोजर लाइंस दिख रही होंगी ये। अब नेक्स्ट है बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज किया था ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो अभी उसी को ही फाइंड कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चैप्टर के शुरू में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, तो वही यहाँ पर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, बाहर की तरफ। अब ये है बी पॉइंट, सपोज बी पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज Q0 को ए पर लाया जा रहा है, तो बी से ए की तरफ ला रहे हैं, अगेंस्ट द रिपल्शन ला रहे हैं, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। अपोज करेंगे ना, ये टेस्ट चार्ज को तो पॉजिटिव ही मानते हैं, तो प्लस और प्लस रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के लिए VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब वर्क के लिए फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब W इज इक्वल टू होता है FD cos थीटा, तो यहाँ FDL cos थीटा हमने मान लिया कि DL डिस्प्लेस हो रहा है, और यहाँ दिख रहा है हमको क्लियरली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं, और cos 180 डिग्री ये क्या होता है -1, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस FDL अपॉन Q0। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने dV लिख लिया और F को हमने रख दिया QE फॉर्मूले से Q0E। Q0 क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर, इसलिए Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस dV अपॉन dr। तो ये फॉर्मूला भी हम ध्यान रखेंगे कि V अपॉन R या V अपॉन L किसी भी तरीके से ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। और ये जो माइनस साइन है बच्चों, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं पोटेंशियल कम होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर सपोज VA पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर VB है, तो VA इज ग्रेटर देन VB, ऐसा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा डेरिवेशन, छोटा सा एक फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है पर इम्पॉर्टेंट है काफी। अब ये जो टर्म है ना बच्चों dV/dL या dV/dr, ये क्या है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल में कितना चेंज आया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये लेंथ के साथ पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, तो लेंथ बढ़ रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है चार्ज से, वैसे वैसे पोटेंशियल कम हो रहा है, और इसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr। और मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर साइन नहीं लेना है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काफी हद तक ये ऐसी ही होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अभी हमने जब पढ़ा भी था ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होती हैं पैरेलल प्लेन्स, तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू 0 फॉर एनी मोशन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसी सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम है, वहां पर किसी चार्ज को कितना भी मूव करा लें तो कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हुआ, और जब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हुआ तो W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क ही कहाँ से होगा, तो वर्क डन भी 0 आ जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को कितना भी मूव करा ले वर्क डन 0 ही रहता है। ये बच्चों क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरीके से इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट हो रही है तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये पॉइंट भी हमने पहले देख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल।
कोई भी कंडक्टर है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वो सभी जगह एक जैसे ही होगा। जैसे ये कोई हमने सरफेस ली, अब चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मीन्स इसके सरफेस पर V कांस्टेंट रहेगा। ऑल पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल्स, तो ये यही बात है कि इस कंडक्टर के जो सभी पॉइंट्स हैं इन पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। 6 पॉइंट बच्चों, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो ऐसे स्फीयर्स की फॉर्म में होती है। कितना भी इस चार्ज से दूर जाते जाएं, इसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते चले जाएंगे, और ये जो सारे स्फीयर्स हैं इनकी सरफेसेस कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर्स हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं अलग अलग चार्जेस से आने वाली, तो ये सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। बच्चों अब इस पर बेस्ड हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इससे आगे का चैप्टर अगले पार्ट में देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ फॉर्मूला शीट दिख रही होगी, तो आप उससे एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेंगे तो और इजी रहेंगे क्वेश्चन करने। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम हैज अ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो यहाँ हमको एकदम जस्ट फॉर्मूला से डायरेक्ट अप्लाई कर देना है कि Q की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, जस्ट फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और Q कितना है 100 माइक्रोकूलम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 9 मीटर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो अब ये पावर सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 6 3, और ये +3, और ये 100 के ये पावर +2, तो 10⁵ वोल्ट ये आंसर आ गया, 10⁵ वोल्ट। तो ये सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। अ सोप बबल इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट। इट्स रेडियस इज देन डबल्ड, द पोटेंशियल ऑफ द बबल नाउ विल बी। तो जस्ट यहाँ पर पोटेंशियल और रेडियस का रिलेशन देखना है हमें। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो इससे हमारे पास V2 अपॉन V1 आ गया, R1 अपॉन R2, और यहाँ से जब हम V2 फाइंड करेंगे तो V2 की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, V1 R1 अपॉन R2। अब R1 को हम मान लेते हैं कि ये है R, ये V1 हमें दिया हुआ है 16, R1 हमने मान लिया R, R2 डबल हो गया तो ये हो गया 2R, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 16 कैंसिल हुआ, 8 आ गया। तो 8 कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है, तो 8 वोल्ट आ गया। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर लिख देती हूँ इसको ऐसे शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और V2 इज इक्वल टू V1 R1 अपॉन R2, और जस्ट हमने इसमें ये वैल्यूज रख ली हैं। V1 16 है, R1 सपोज R है, डबल किया तो ये हो गया 2R, तो ये यहाँ आ गया 8 वोल्ट। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है ये। कुछ क्वेश्चन यहाँ 9 से लेके 12 तक ऐसा ये दिया हुआ है हमको यहाँ हेडिंग में, इसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस विद कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर कोई इस तरीके की सरफेस है कि उस पर पोटेंशियल सारे में सेम ही है, कांस्टेंट ही है, ये है जैसे सरफेस, तो V इस पे हर जगह V ही है, ये सेम है, तो हम इसको सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन r। अब हमें ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, और इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फील्ड है ये, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बतानी है कैसी होंगी। प्लेन्स पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, तो ये कौन से प्लेन में हो गए, वाईजेड प्लेन में ही हो गए, क्योंकि इस तरफ ये x एक्सिस है, इस साइड ये y एक्सिस है, और इधर ये z एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेन बनाते हैं
इस तरीके से ये पोटेंशियल सरफेस के प्लेन बनेंगे। तो ये बन गया इधर z एक्सिस और ये वाला हो गया ये इधर y एक्सिस और इधर ये x एक्सिस है ही। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि YZ प्लेन में आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, प्लेन्स पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये सारे इसी तरीके से आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को, हमें ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? YZ प्लेन होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका। अब देखते हैं 10, Which of the following is not property of equipotential surface? Equipotential surface हमें पता ही है, surface with constant potential। अब यहाँ हमें बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन equipotential surface की प्रॉपर्टी नहीं है। They do not cross each other, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। They are concentric sphere for non-uniform electric field। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एकदम से श्योरली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो स्फीयर्स नहीं बनते हैं, पर यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बच्चों, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए तो ऐसे ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, पर सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अगर किसी और शेप में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है इस तरीके से, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसके लिए नहीं बनेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बी, क्योंकि ये किसी एक ही केस के लिए सही है, सभी के लिए नहीं है सही, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हुई इसकी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बच्चों जब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं होगा तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज को हम क्या बोल देंगे कि 0 है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, कहीं पर भी मूव करें। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, तो इमेजिनरी स्फीयर्स तो होते ही हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इमेजिनरी सरफेसेस, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल है जब, तो कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो इससे आता है ये वर्क डन। तो इसलिए क्या वर्क डन आ गया इसमें, 0। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब कोई चार्ज मूव कराया जाता है तो वर्क डन 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज मूव कराते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, on rotating a point charge having charge q around a charge q in a circle of radius r, the work done will be। तो समझ लेते हैं कि इसमें बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है q, उसको एक q चार्ज के अराउंड ऐसे घुमाया जा रहा है, सेंटर में कैपिटल q चार्ज है और ये स्मॉल q चार्ज जो है उसको रोटेट कराया जा रहा है। तो बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों हमें अभी तो ऊपर हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये सर्कल जो है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करने वाला स्फीयर है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन 0 होता है, इसलिए ये आ गया 0 वर्क डन। समझ आ गया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसलिए वर्क डन 0 आ गया। अब आगे के क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV/dr कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, और ये माइनस साइन यही शो करता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय, V के लिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि अगर V इतना है किसी पॉइंट पर तो E कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसे तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। V की वैल्यू है हमारे पास -x² y -xz³ +4। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे ऐसे, इसकी वैल्यू जैसे सारे ऑप्शन हमें IJK में दिए हुए हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, ई एक्स और ये यूनिट वेक्टर आई, ई वाई और ये यूनिट वेक्टर जे, ई जेड और यूनिट वेक्टर के। इस तरीके से लिखेंगे हम ई की वैल्यू को। तो अब ये जो ई एक्स है और ई वाई है, ई जेड है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू ई एक्स को हम लिख लें माइनस डी वी बाय डी एक्स और यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर आई। और ये जो ई वाई है उसको क्या लिखें, माइनस डी वी बाय डी वाई और यहाँ लिख लेते हैं जे। ई जेड को सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, डी वी बाय डी जेड और यहाँ के, माइनस साइन तो सब में आएगा ही। बस अब यहाँ देख लेते हैं हम v की वैल्यू को, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के और एक बार z के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखते हैं कि जब हमने ये v की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये y हो जाएगा कांस्टेंट और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x और माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x y और क्या है ये i, ठीक है, 2xy i। ये डिफरेंशिएशन किया हमने x स्क्वायर का तो 2x आ गया, y रहा कांस्टेंट क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए। दूसरी टर्म भी होगी अभी डिफरेंशिएट x के लिए, ये वाली टर्म भी है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे z क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा और जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा प्लस z क्यूब और ये भी i के लिए ही आ जाएगा, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर लिया इन्हें, 4 0 ही हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है। अब ये हमारा ये वाला ब्रैकेट का काम हुआ है। अब इसको देखते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही टर्म है y की, बस एक्स स्क्वायर y वाली, जिसमें एक्स स्क्वायर अब हो गया कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, मीन्स एक्स स्क्वायर j, ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला ब्रैकेट का काम हो गया। अब इसको देखते हैं, z के रेस्पेक्ट में एक ही टर्म है, बस x वाली 2 थी, बाकी तो एक एक ही है। तो जब हम एक्स जेड क्यूब को विद रेस्पेक्ट टू z करेंगे डिफरेंशिएट, तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर और x रहेगा कांस्टेंट। तो 3z स्क्वायर, x रहा कांस्टेंट और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया ये k। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि i कॉमन निकाल लेते हैं, 2xy प्लस जेड क्यूब और यहाँ पे आ गया ये i यूनिट वेक्टर और इधर ये एक्स स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर और 3z स्क्वायर एक्स के यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कोई मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ये वैल्यू किसकी है, e की है और ये e वेक्टर निकला है वेक्टर फॉर्म में। तो ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 2xy प्लस जेड क्यूब ये आ गया और इधर ये एक्स स्क्वायर आ गया, 3xz स्क्वायर 3xz स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें, डी ऑप्शन ये करेक्ट आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेक्टर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं कई बार, तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C are 3 points in uniform electric field. The electric potential is A, B, C। ये 3 पॉइंट हमको फिगर में दिख रहे हैं यहाँ बच्चों, तो हमको बताना है कि पोटेंशियल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम फिगर देख के ये समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मीन्स यहाँ से कहीं प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चलनी शुरू हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस पे होगा, बी पॉइंट पर होगा, है ना। बी सबसे पास में है तो बी पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ए पर सबसे कम होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन दे रखा है ये सी, मैक्सिमम एट बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, a uniform electric field pointing a positive x direction exists in a region. Let A be the origin, B is the point on x-axis at x is equal to 1 centimeter and C be the point y is equal to on the y-axis at y is equal to 1 centimeter. Then the potential at the points A, B
एंड सी सेटिस्फाइड। तो इसको थोड़ा फिगर से देख लेते हैं हम। तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो हम ऐसे ये पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई है। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ए है ओरिजिन, तो हमने मान लिया सपोज ये ए पॉइंट है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे सी पॉइंट है, नहीं, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब सपोज यहां तक चलते हैं तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 आता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट। सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू 1। अब वाई एक्सिस पर चल रहे हैं तो वाई इज इक्वल टू 1 मीन्स इधर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट, जिस पर y की वैल्यू आती है 1। तो अब ए बी सी पॉइंट आपको ये सब दिख रहे हैं कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। तो अब क्या बताना है हमें इसमें ऑप्शन देखकर कि पोटेंशियल के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो बच्चों ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि वी ए इज इक्वल टू वी सी, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस बनती है उस पर पोटेंशियल सेम रहता है। तो वी ए और वी सी पर तो पोटेंशियल सेम रहा, बी पर पोटेंशियल ए और सी दोनों से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो वी बी की वैल्यू लेस होगी वी ए से भी, और वी बी की वैल्यू लेस होगी वी सी से भी। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है इसमें। इसमें हमें दे रखा है वी ए इज लेस देन वी बी, तो ये तो गलत हो गया, वी ए तो बड़ा है। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ये रहा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ये सही ऑप्शन आ गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। आपको ये फिगर से समझ में आ गया ना कि ये 3 पॉइंट इस तरीके से हैं, ये ऐसे ए और इधर ये बी और ये सी, तो ये तो सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वी डिक्रीज होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा।